Hello everyone, welcome back to our channel. So continuing with measurement of national income, today we'll study the income method. Okay, so in the last part of the video, in the part 7, we spoke about value added method. So now we'll continue with the income method. So let's get started with that. This is the part 8 of the national income. In the playlist you will find all the videos regarding national income. You will be shown the I button link for national income playlist. So beginning with income method, we'll first understand कि income method क्या है. So according to this method, national income is calculated by taking the sum of factor incomes of all the normal residents of a country earned within and outside the country during the period of 1 year. ना ये डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग रही है कि है क्या, मतलब क्या है इस डेफिनेशन का. सो सिंपल टर्म्स में ये डेफिनेशन ये बोलना चाह रही है कि अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम है सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स. ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी फैक्टर इनकम्स है, जब उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा नेशनल इनकम. और ये जो इनकम है ये कौन अर्न करेगा? ये अर्न करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स ही. ठीक है, ये नॉर्मल रेसिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न करेंगे. या तो ये इनकम आउटसाइड द कंट्री भी अर्न कर सकते हैं और इनसाइड द कंट्री भी अर्न कर सकते हैं. सो दोनों कंडीशंस में ये जो इनकम होगी ये नेशनल इनकम ही होगी. सो तीन चीज़ें. नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड इज सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स of earned by normal residents within and outside the country. ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड का एग्रीगेट जो होता है वो होता है NDPFC. और NDPFC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा था वैल्यू मेथड, उसमें हमने पढ़ा था जो एग्रीगेट वो था GVAMP. राइट, जो हमारा वैल्यू मेथड था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एग्रीगेट था वो GVMP था. और इनकम में हमारा जो एग्रीगेट है वो NDPFC. ठीक है, अब समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. NDPFC के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो तीन कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम. यानी कि जो NDPFC है वो इन तीनों का सम होता है. ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है दैट इज़ अ सम ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम. हमारी इजीनेस के लिए और हमारी आसानी के लिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा COE, OS और MI. ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं. राइट, सो COE प्लस OS प्लस MI. सो मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. अब ये टर्म्स क्या क्या हैं? फॉर्मूला में तो हम लिख देते हैं बहुत ईजिली, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में मैंशनड होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या टर्म COE में डालें, क्या डालें OS में, क्या करें. कन्फ्यूजन आ जाता है बहुत. राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनके मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. दिस इज़ द इनकम फ्रॉम वर्क. यानी कि कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी वर्कर जब कोई भी काम करेगा, प्रोडक्टिव वर्क करेगा, तो उसको जो सैलरी मिलेगी, जो पैसा मिलेगा वो होगा इनकम. सो इनकम फ्रॉम वर्क इज़ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी. अब इसके क्लास तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. पहला कॉम्पोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा कॉम्पोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और तीसरा कंपोनेंट है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स. अब ये क्या क्या टर्म्स है लेट्स सी. बहुत सिंपल है, बहुत समझने में बहुत आसान है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश पहला कंपोनेंट है. यानी कि जो भी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, जो भी वेज मिल रही है, वेज यानी कि पैसा, जो भी वेज मिल रही है वो है, जो भी कैश में मिल रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. So payment of wages and salaries in cash including allowances, bonus, commission, जो भी चीज़ें कैश में हैं वो इस कंपोनेंट में आ जाएंगी. ठीक है,
Talking about wages and salaries in kind, wages and salaries in kind basically kind का मतलब है गुड्स और सर्विस, कैश में नहीं आ रहा है। यानी कि जब भी कोई भी एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉय को हायर करता है, जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयर्स होती हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड होते हैं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार, ऑल ऑफ दिस विल बी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो बहुत सारे वर्कर्स को रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक रेंट फ्री घर मिलता है रहने के लिए, कार मिलती है जाने के लिए ऑफिस, घर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो अगर कोई IAS बनता है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है उसको यूजुअली एक कार मिलती है। एंड इवन इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, अगर आप एक रैंक पे हो, आप एक पर्टिकुलर पोजिशन पे हो, तो आपको एक कार और घर ज़रूर मिलता है। सो दिस इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, सॉरी। नाउ अभी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई भी जो भी फर्म है या गवर्नमेंट है, ये कंट्रीब्यूशन करेगी एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर देयर वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी मीन्स वेलफेयर, यानी कि जब भी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में, पेंशन में, दैट इज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉयज़, दैट इज नोन एज योर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। इसमें बेसिकली हमारा आता है पेंशन। तो जब भी कोई भी कंपनी किसी भी वर्कर के लिए पेंशन में मनी सेव कर रही है और उसका आफ्टर रिटायरमेंट वो पे करेगी, दैट इज़ पेंशन फंड। देन ग्रेचुइटी इज समथिंग जो किसी भी वर्कर को, अगर वो उस कंपनी में मोर देन 5 years के लिए है तो उसे ग्रेचुइटी मिलती है, जो उसकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग होती है। हर साल उसको वो ऐड होती जाती है एंड आफ्टर ही रिटायर्स वो अमाउंट जो है वो मिलेगा उस वर्कर को। प्रोविडेंट फंड इज अगेन सिमिलर which particular worker gets when he retires or when he leaves the job, ठीक है। सो these are the components of COE, compensation of employees. मूविंग ऑन टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के यहाँ पे 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे रेंट की। रेंट क्या है आपका, बेसिकली कोई भी ओनर होता है, अगर वो ओनर लैंड का ओनर है या बिल्डिंग का ओनर है, अगर उसने अपना लैंड या बिल्डिंग किसी और को दिया हुआ है यूज़ के लिए, तो जो मनी वो लेगा उस टेनेंट से वो होता है रेंट, ठीक है। सो पर्सन्स हु गिव द लैंड एंड बिल्डिंग्स दैट दे ओन टू अदर्स फॉर यूज एंड अर्न एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, दैट इज नोन एज रेंट, राइट। तो कोई भी इनकम आप अर्न करोगे अगर आपने अपना लैंड या अपनी कोई भी चीज़ किसी को दे रखी है फॉर यूज़, आप उस पर जो इनकम अर्न कर रहे हो वो होता है आपका रेंट। नेक्स्ट आता है रॉयल्टी। अब क्लास रॉयल्टी होती है इनकम फ्रॉम सब सॉइल असेट्स। अभी सब सॉइल असेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी म्यूज़िक कंपोजर का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किशोर कुमार जी थे, किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स किसी को रीमिक्स बनाना है, तो रीमिक्स बनाने के लिए उनको उस सॉन्ग का कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा, राइट ना। जब वो कॉपीराइट खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा कि व्हेन दे विल परचेज द कॉपीराइट, तो जो ओनर है या जो भी उस पर्टिकुलर म्यूज़िक कंपनी का या कंपोज़र का ओनर है, तो वो जब उनको वो कॉपीराइट सेल करेंगे तो दे विल आस्क फॉर रॉयल्टी यानी कि आइदर दे विल टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कि हम ये आपको सेल कर रहे हैं, इसके बाद ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे आपके हैं, या फिर वो एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा इस सॉन्ग के रीमिक्स के सेल होने से वो प्रॉफिट का परसेंटेज हमें मिलेगा। सो रॉयल्टी इज़ बेसिकली जब हम अपना कोई भी एसेट जो है किसी और को दे देते हैं और उस पर जो इनकम अर्न करते हैं वो होता है रॉयल्टी। बट ये इसका मतलब नहीं है कि आप अपना घर किसी को दे दोगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, नहीं। इट इज़ ओनली फॉर सब सॉइल असेट्स, यानी कि लाइक म्यूज़िक, कॉपीराइट थिंग जो होती है उस पर रॉयल्टी मिलती है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज़ बेसिकली प्राइस फॉर द फंड्स बोरोड, यानी कि अगर सपोज मुझे लोन चाहिए
अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं लोन लूँगी बैंक से और बैंक को मैं इंटरेस्ट पे करूँगी, लेकिन हम उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोन लिया जा रहा है इट इज़ फॉर बिजनेस और प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर मैं लोन लूँगी तो मैं भी लोन लूँगी अपने घर के लिए, अपने कार के लिए या एजुकेशन के लिए, कोई भी अपने पर्सनल वर्क के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। तो यही इंटरेस्ट काउंट होगा जो लिया जाता है फॉर बिजनेस और प्रोडक्शन यूनिट। ओके, सो इंटरेस्ट इज़ प्राइस फॉर द फंड्स बोरोड। जो हमने फंड्स बोरो किए हैं कहीं से, उसका जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो होता है इंटरेस्ट, राइट। सो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स टू बैंक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम यहाँ पे जो कंज्यूमर लोन ले रहा है फॉर हिज ओन पर्सनल वर्क, यहाँ पे हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली द लोन टेकन बाय प्रोडक्टिव यूनिट्स और प्रोडक्शन वर्क, money paid on that will be part of interest. Now coming on to profits सबको पता है क्या होते हैं, difference between selling price and cost price is profits. that's a very simple concept. इसके 3 components और हैं नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। पहला component है डिविडेंड, दूसरा component है कॉर्पोरेशन टैक्स एंड तीसरा component है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं इसको। अगर बात करें पहले वाले के बारे में तो पहला है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली ये होता है कि सपोज मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, मेरे बिज़नेस में मेरे साथ 4 पार्टनर्स और हैं। तो अगर मैं ए हूँ तो मेरे पास बी, सी, टी एंड ई, ये मेरे 5 पार्टनर्स हैं बिज़नेस में, ठीक है, हम 5 पार्टनर्स हैं। अब हमें सपोज मान लो आप एक साल में 20% प्रॉफिट हुआ है, तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड बेसिकली वो होगा जो हर एक शेयर होल्डर को उसका प्रॉफिट जाएगा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग द शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल हम 5 का इक्वल शेयर है कंपनी में, तो दैट मीन्स हर एक पर्सन को 4% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग शेयर होल्डर्स। टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट्स पेड टू द गवर्नमेंट। अगर मुझे मेरी कंपनी को 20% प्रॉफिट हुआ है तो मुझे इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो होगा मेरा कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट कमिंग ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, या जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सो जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाता है आफ्टर डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, राइट। तो द रिमेनिंग प्रॉफिट इनकम ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, सो ऑपरेटिंग सरप्लस हैज 4 components, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के और 3 components है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, just to be on the safer side. Now talking about the last component which is mixed income. Mixed income basically is the income of self-employed persons. So कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी वर्कर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, फार्मर्स अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। सो वी हैव गॉट 3 components here. NDPFC is equal to COE plus OS plus mixed income, ठीक है। Now अब how to find out national income? First estimate NDPFC, that is the domestic income. First always find out the value of domestic income, right? Now that is COE plus OS plus MI. After that estimate NPFC, which is your national income. NPFC is equal to NDPFC plus NFI. So here you will get the answer very very easily, right? So moving on, just revise कर लेते हैं एक बार हमारे क्या components थे। NDPFC is equal to COE plus operating surplus plus mixed income. COE क्या था, उसके 3 components और हैं, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind and employers contribution to social security schemes. ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 components और हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अपने 3 components और हैं, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एंड लास्टली वी हैव मिक्स्ड इनकम, राइट। सो हियर वी टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस. So precautions to be taken while using this income method.
ना दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने लास्ट मेथड में भी प्रिकॉशंस पढ़े थे. प्रिकॉशंस पूछे जाते हैं 3 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चंस में. सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड दीज वेरी वेरी केयरफुली. फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना है हमको, अवॉइड ट्रांसफ़र पेमेंट्स. अगर न्यूमेरिकल में लिखा है करंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ऐसे टर्म यूज़ किया है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वी नेवर इंक्लूड द ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं. वी ऑलवेज इंक्लूड फैक्टर इनकम. सो ऑलवेज अवॉइड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, नेवर इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, राइट. सेकेंड, अवॉइड कैपिटल गेन्स. Avoid capital gains. What are capital gains? Capital gains basically refers to income which is earned from sale of bonds, debentures. तो जो भी आप बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, पेपर क्लेम्स जो आप सेल करते हो उसका उस पर जो आपको इनकम मिलती है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन. अब ये जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं इसको जब सेल करेंगे तो ये प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं. दैट्स वाई वी अवॉइड एंड वी नेवर इंक्लूड द कैपिटल गेन्स. सो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट. नेक्स्ट, इंक्लूड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस. Now what is the meaning of the word imputed? Imputed का मतलब होता है estimated. तो अगर सपोज मैं एक रेंट के घर पे रहती हूँ और मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ तो वो रेंट के पार्ट में आ जाएगा फैक्टर इनकम में. लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा जो घर है वो मैं उसको ओन कर रही हूँ, वो मेरे नाम पे है और मैं रेंट किसी को पे नहीं कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रेंट नहीं दे रही हूँ तो रेंट नहीं आना चाहिए. लेकिन आई हैव टू इंक्लूड द एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि अगर मैं रह रही होती तो मैं रेंट पे कर रही होती, बट अभी मैं रेंट तो अपने आप को ही पे कर रही हूँ इन द मैनर कि अगर मैं रेंट नहीं पे कर रही हूँ बाहर तो मैं अपने आप को रेंट पे कर रही हूँ, मैं वो रेंट बचा रही हूँ, राइट. तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड कर रही हूँ मनी. सो दैट मीन्स दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू. सो वी ऑलवेज इंक्लूड द एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस बाय द ओनर्स, ठीक है. सिमिलरली वी इंक्लूड द फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. यानी कि वी इंक्लूड, सपोज अगर मैं ओनर हूँ और मैं एक एक फर्म की ओनर हूँ, ठीक है, मैं बिस्किट मेकिंग फर्म की ओनर हूँ, ठीक है. अब सपोज़ मैं अपने फर्म की ओनर हूँ, मैं वहाँ की CEO और MD भी हूँ, मैं वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं वहाँ पे सारा प्रोडक्शन चेक करती हूँ, मैं वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को मेंटर करती हूँ, उनको अच्छे से रखती हूँ, उनको अच्छे से डिसीजंस देती हूँ, एडवाइस देती हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट. नाउ व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज दैट मीन्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस. आई कांट पे सैलरी टू माई सेल्फ, अपने को तो सैलरी नहीं पे करूँगी ना. सो वॉट दैट मीन्स इज़ दैट मैंने सर्विस प्रोवाइड की, फ्री की सर्विस है, लेकिन फिर भी वो मुझे इंक्लूड करनी है बिकॉज मैं ओनर हूँ उस प्रोडक्शन यूनिट की और वहाँ प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है. तो जब प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, मेरा कुछ भी काम देने से, मेरा कुछ भी काम करवाने से मनी अर्न हो रहा है, दैट मीन्स मुझे वो सर्विस भी इंक्लूड करनी है. सो इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. डू नॉट इंक्लूड सेल्फ कंज्यूम डोमेस्टिक सर्विसेज. अगर मैं खुद ही अपने घर में हाउस कीपिंग कर रही हूँ, अपने घर में खाना बना रही हूँ, अपने घर में कोई भी सर्विस कर रही हूँ, वो इंक्लूड नहीं होगा. डोमेस्टिक सर्विस इंक्लूड नहीं होगी. बट सिमिलरली प्रोडक्टिव सर्विस कहीं बाहर फर्म में, गवर्नमेंट में, वो इंक्लूड होगी. बट घर पे कुछ काम करने का मतलब ये नहीं कि अगर आप, मैं सपोज आज शाम को जाके बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी, दैट डजंट मीन कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. नो, दैट इज़ नॉट, बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक सर्विस. Do not include income from illegal activities like trafficking, like black marketing, all of these, smuggling. So ये सब जो activities हैं इनसे income तो earn हो रही है, लेकिन ये illegal activities हैं, that's why we never include them in national income. Okay, so include नहीं होगा. Windfall gains are not included. अभी windfall gains क्या होते हैं? Windfall gains basically income from lottery. So this is not a part of national income because again ये productive activity नहीं है. So windfall gains are never included. ठीक है. So we talked about these precautions also now. So this method is over from our end. We'll be sharing the numericals. We'll practice them soon in the next part of the video. So please stay tuned, and if you like this video, please share it with your friends. Subscribe to our channel, and thank you for watching.